हाँ तो भाई कल के दिन शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंडर एक बार फिर से इंडिया ने जिम्बाब्वे को मात दी, 2-1 से फिलहाल इस सीरीज में बढ़त बना ली है। अब देखो शुभमन गिल की कैप्टनसी के अंडर फिलहाल तो इंडिया इस सीरीज में लीड कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भाई कल के दिन चारों तरफ सोशल मीडिया पे एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था और वो हैशटैग था सेल्फिश। और ये सेल्फिश जो हैशटैग है ये ट्रेंड हो रहा था शुभमन गिल को लेके, क्योंकि कल के मैच में शुभमन गिल ने जो 49 बॉलों पे 66 रन की पारी खेली, हर कोई ये कह रहा था कि ये पारी शुभमन गिल की एक सेल्फिश पारी है। देखो वैसे देखा जाए तो 49 बॉल पे 66 रन कोई बहुत स्लो पारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बाकी बल्लेबाज खेल रहे थे, जिस तरीके की विपक्षी टीम थी जिम्बाब्वे, उसे देखते हुए बहुत लोग कह रहे थे कि शुभमन गिल यहां पे बस अपने लिए खेल रहे थे, वो टीम के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे थे। लोगों का उनको सेल्फिश कहने के पीछे का एक और कारण यह था कि उन्होंने अभिषेक शर्मा को फर्स्ट डाउन पे भेज दिया, लेकिन खुद वो ओपनिंग करने आए। बहुत लोग का मानना था कि जो खेलने का स्टाइल शुभमन गिल का है कि वो थोड़ा वक्त लेते हैं, बहुत तेज नहीं खेलते हैं, ऐसे में वो खुद फर्स्ट डाउन पे आ सकते थे, क्योंकि कई बार वो फर्स्ट डाउन पे आए हैं। टी20 से लेकर टेस्ट क्रिकेट में वो फर्स्ट डाउन पे खेल चुके हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा जिस तरीके से बेखौफ होकर खेलते हैं, जिस तरीके से वो पावर प्ले का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरीके से पिछले मैच में वो एक ताबड़तोड़ सेंचुरी मार के आए थे, उनको उनकी पोजीशन से हटा देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी थी। यहां पे शुभमन गिल ने जो भी किया एज अ कैप्टन, सिर्फ उन्होंने अपने लिए किया, टीम के बारे में उन्होंने असल में सोचा ही नहीं। कुछ लोग यहां पे कह सकते हैं कि शुभमन गिल राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ओपनिंग आए होंगे, लेकिन भाई देखो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, वहां पे इतनी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। और जहां तक बात रही यशस्वी जायसवाल की, तो वो भी देखो प्योर ओपनर हैं, उनको फर्स्ट डाउन पे भेजने का भी कोई खास लॉजिक नहीं बनता था, फर्स्ट डाउन पे गिल ही आ सकते थे। तो ऐसे में अगर जायसवाल और अभिषेक शर्मा ओपनिंग ले आते तो ये एक बेहतर कॉम्बिनेशन होता कंपेयर टू जायसवाल और शुभमन गिल। वो अलग बात है कि जायसवाल और गिल ने एक अच्छी शुरुआत दी थी, पावर प्ले तक तो एक ठीक ठाक शुरुआत थी, उसके बाद थोड़ा सा दोनों ने पारी को स्लो कर दिया था। जायसवाल भी बहुत तेज पारी नहीं खेल के गए, 27 बॉलों पे 36 रन मारे, जो कि जायसवाल के नेचर के एकदम अपोजिट पारी थी। हाँ ठीक है 27 पे 36 भी एक ठीक ठाक पारी है, पर भाई देखो वंस अगेन मैं कहूंगा जिस तरीके का अपोजिशन था जिम्बाब्वे जैसा, और जिस तरीके से जायसवाल पास्ट में खेलते रहे हैं, उनके नेचर को देखते हुए, उनके ओहदे को देखते हुए 27 बॉल पे 36 रन की पारी एक बहुत ही डिसेंट पारी थी। मतलब कुल मिला के भाई बस मैं ये कहना चाहता हूं कि नाइंसाफी तो कल के दिन अभिषेक शर्मा के साथ हुई, चाहे कोई माने या ना माने। आपका इस बारे में जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन 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 भाई जहां हमने गिल की बात कर ली, अभिषेक शर्मा की बात कर ली, जायसवाल की बात कर ली, तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ की बात हम क्यों ना करें, जिन्होंने कल के दिन एक बार फिर से 175 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ 28 बॉलों पे 49 रन जड़े, जबकि भाई वो भी चौथे नंबर पे आ रहे हैं, जो कि उनका असल नंबर नहीं है। वो हर जगह ओपनिंग करते हैं, लेकिन भाई बंदे ने खुद को ढाल लिया है, इतनी शानदार पारियां खेल रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि कल के दिन ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ऐसा कारनामा किया है ना, जो आज तक भारतीय क्रिकेट में किसी ने भी नहीं किया। अब वो कारनामा क्या है मैं बताता हूं, लेकिन उससे पहले भाई मैं तुमको फिर से याद दिला दे रहा हूं कि बहुत से एक्सपर्ट्स तुम्हारी मदद करने को तैयार बैठे हुए हैं एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। क्योंकि भाई लंका प्रीमियर लीग चल रही है, फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि लंका प्रीमियर लीग में बहुत लोग फैंटेसी टीम नहीं बना रहे हैं, बहुत लोग प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, यानी कंपटीशन भाई लगभग 100% नीचे आ चुका है। ऐसे में जीतने की चांसेस 200% हो गई हैं। अगर इस मौके का फायदा नहीं उठा रहे हो तो भाई मैं तो यही मानूंगा तुमको पैसे कमाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम सिर्फ जाके एक बार भाई एक्सपर्ट्स प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन तो करो, एक बार दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डीएम तो करो, पूछो कि भैया आप हमारी मदद कैसे कर सकते हैं, क्या आप हमको हर मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकते हैं। फिर देखिए एक के बाद एक मैच की एक्यूरेट प्रेडिक्शन तुम्हारे पास आएगी। बस उन प्रेडिक्शन को उठाना है, टीम को बनाना है, या फिर उनका इस्तेमाल करके खुद की प्रेडिक्शन करना है। मतलब भाई एट लास्ट तुमको पैसा कमाना है, मस्त पैसा छापना है। अगर नहीं छापना है मत ज्वाइन करो, मेरा क्या, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब चलो भाई मैं तुमको यह भी बता देता हूं कि कल के दिन आखिर ऋतुराज गायकवाड़ ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया है जो आज तक इंडियन क्रिकेट में कोई भी नहीं कर पाया है। मैं बताना चाहूंगा कि 20 इनिंग्स खेलने के बाद भाई इंडिया के लिए जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा 40+ स्कोर्स मारे हैं, उस प्लेयर का नाम है नन अदर देन ऋतुराज गायकवाड़। जी हां, 20 इनिंग खेलने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ के नाम कुल 7 40+ स्कोर हैं। वैसे केएल राहुल के नाम भी 20 इनिंग खेलने के बाद 7 ही यहां पे 40+ स्कोर थे। तो मैं कहूंगा कि केएल राहुल की इस मामले में बराबरी करी है, लेकिन भाई ऋतुराज गायकवाड़ और केएल राहुल से इस मामले में कोई आगे भी नहीं है। इनके नीचे गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव और युवराज सिंह हैं,
जिन्होंने 20 पारियां खेलने के बाद टी20 में कुल 6 40+ पारियां खेली थी, लेकिन भाई गायकवाड़ ने टोटल 7 40+ पारियां खेल दी है। भाई देखो गायकवाड़ की ये खास बात तो है कि अगर बंदा टिक गया ना तो भाई एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देके जाता है, हमेशा बड़ी पारियां खेलता है और यही बात ऋतुराज गायकवाड़ को वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग फ्यूचर प्लेयरों में से एक बनाती है। वैसे भाई मैं ये भी बता दूं कि भले ही कल की शुभमन गिल की पारी के लिए बहुत लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कल के दिन शुभमन गिल ने भी एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। कल के दिन वो यंगेस्ट इंडियन कैप्टन बन गए हैं टी20 इंटरनेशनल में 50 मारने वाले। चलो भाई अब बहुत हो गई कल के मैच की बात। मैं जानता हूं कि इससे ज्यादा तुम भी कल के मैच के बारे में नहीं सुनना चाहते होगे, क्योंकि भाई बहुत ही बोरिंग सीरीज चल रही है, कसम से मजा नहीं आ रहा है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई कोहली रोहित वगैरह नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि भाई मैचेस बढ़िया नहीं हो रहे हैं। पहला मैच कुछ ज्यादा ही बढ़िया हो गया, इतना बढ़िया हो गया कि रिजल्ट ही हमारे अगेंस्ट चला गया, लेकिन उसके बाद से बस मैचेस हो ही रहे हैं फॉर्मेलिटी के लिए। इसीलिए भाई जो कैप्टन है शुभमन गिल वो उन बैट्समैनों को भेजते ही नहीं है जो असल में उन पोजीशन पे आना डिजर्व करते हैं। मैं भाई सिर्फ ओपनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, नीचे भी भाई कल के दिन रिंकू सिंह को थोड़े पहले भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि संजू सैमसन को भेजते हैं, बेचारे को बैटिंग नहीं मिली है। कुछ भी चल रहा है भाई, पर फिर भी चलो कुछ ना होने से अच्छा कुछ ही सही, मैचेस देख लेते हैं, दिन बीत जाता है। पर चलो भाई जैसा मैंने कहा कि अब मैचेस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे नए हेड कोच गौतम गंभीर के बारे में। कल के दिन भाई कुछ बहुत ही बड़े खुलासे हुए हैं। देखो कल के दिन गौतम गंभीर ने कुछ नाम सजेस्ट किए बीसीसीआई को, भाई किसको फील्डिंग कोच बनाना चाहिए, किसको असिस्टेंट कोच बनाना चाहिए, किसको बॉलिंग कोच बनाना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा कि गौतम गंभीर ने असिस्टेंट कोच के लिए अभिषेक नायर के नाम को सजेस्ट करा है, जो कि भाई केकेआर के असिस्टेंट कोच थे। मतलब गौतम गंभीर तो बकायदा नेपोटिज्म खेल रहे हैं, अपने ही बंदों को ला रहे हैं। पर मैं यहां पे ये भी बता दूं कि अभिषेक नायर के नाम पे लगभग मोहर लग चुकी है। बीसीसीआई ने गौतम गंभीर की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। पर इसके अलावा गौतम गंभीर ने विनय कुमार का नाम सजेस्ट कर रखा था बॉलिंग कोच के लिए, लेकिन बीसीसीआई ने कहा कि गौती भाई ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हमने आपसे कहा था कि आप जिसको भी लाएंगे हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन विनय कुमार थोड़ा सा रेप्यूटेड नाम लाइए, ऐसे आप किसी को भी नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे में ये भी खबर आई कल के दिन की भाई जहीर खान का नाम यहां पे उठ रहा है बॉलिंग कोच के लिए, और फील्डिंग कोच के लिए टी दिलीप, जो कि ऑलरेडी फील्डिंग कोच थे यहां पे इंडिया के पिछले कुछ सालों से, उनको ही रिटेन किया जाएगा, जो कि एक अच्छा डिसीजन है। इसी के साथ भाई कल के दिन एक और बहुत बड़ा खुलासा होता है कि गौतम गंभीर के नाम पे मोहर तो बहुत पहले लग गई थी, बहुत पहले ही बीसीसीआई ये बात रिवील करना चाहता था कि गौतम गंभीर ही इंडिया के अगले हेड कोच होंगे। लेकिन भाई सैलरी को लेके, जी हां, जो कि भाई हर कंपनी में होता है, जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो आखिर में जाके जिस बात को लेके सबसे ज्यादा डिस्कशन होता है कि भाई सैलरी कितनी लोगे, वही डिस्कशन बीसीसीआई और गंभीर के बीच चल रहा था। और गंभीर भाई कह रहे थे कि द्रविड़ को देखिए 12 करोड़ मिलता था साल का पैसा, लेकिन मैं थोड़ा सा इससे ज्यादा लूंगा। क्या अमाउंट यहां पे फिक्स हुआ है कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि राहुल द्रविड़ की जो एनुअल सैलरी थी 12 करोड़, गौतम गंभीर उससे कुछ पैसे ज्यादा ही लेने वाले हैं। वैसे अगर कोई तुम में से ऐसा है जो ये सोच रहा है कि क्या यार सैलरी के अलावा इंडिया के हेड कोच को कुछ और फायदे भी मिलते हैं, तो हाँ भाई बिल्कुल मिलते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि साल 2019 में बीसीसीआई ने एक नई पॉलिसी निकाली थी, जिसमें भाई ये तय करा गया था कि इंडिया का जो भी हेड कोच होगा, जब भी वो किसी अवे टूर पे जाएगा तो हर दिन के लिए उसको लगभग 21,000 रुपए मिलेंगे। हर दिन के खर्चे के लिए 21,000 रुपए, जब वो कोच किसी अवे टूर पे गया है। जब इंडिया में कोई टूर हो रहा है तब नहीं मिलेगा ये पैसा, लेकिन अगर इंडिया के बाहर गया है तो भाई 21,000 रुपए हर दिन का खर्चा मिलेगा। और इस खर्चे में वो बंदा रहने का, खाने पीने का नहीं देखेगा, वो सब कुछ भाई बीसीसीआई देखेगी। बीसीसीआई उस अवे टूर पे उसका जो बिजनेस क्लास ट्रेवल है वो भी देखेगी, जो अकोमोडेशन है मतलब रहना वगैरह वो भी सब बीसीसीआई देखेगी, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस जो हैं वो भी बीसीसीआई देखेगी। उसके अलावा बाकी चीजें जो बची, असल में कुछ बचा ही नहीं, उसके लिए 21,000 रुपए हर दिन के मिलेंगे। वैसे भाई देखा जाए तो ठीक भी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। आज के टाइम पे जहां आईपीएल में 2 महीने काम करने के लिए कोच को करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, तो भाई जब वो बंदा देश का कोच बन रहा है तो भाई अच्छी खासी फैसिलिटी, सर्विसेज, सैलरी वगैरह तो मिलनी चाहिए ना। तुमको पता है भाई जब से गौतम गंभीर इंडिया के नए हेड कोच बने हैं तो लोगों के भाई कमाल
कमाल के रिएक्शन आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि गौतम गंभीर जो हैं वो सुनील नारायण को इंडिया का नया ओपनर बना देंगे, मतलब हद है भाई। और भाई एक यूजर ने तो ये तक कह दिया कि इस समय जो इंडियन प्लेयर सबसे ज्यादा गौतम गंभीर से घबराया हुआ है वो प्लेयर हैं नन अदर देन शुभमन गिल, क्योंकि शुभमन गिल जो हैं वो जब इंडिया के लिए खेलते हैं तो उनका जर्सी नंबर 77 होता है, जब आईपीएल खेलते हैं तो उनका जर्सी नंबर 7 होता है। और शुभमन गिल ने दूसरी टीम में जाने के लिए केकेआर को छोड़ दिया था। तो ऐसे में जब गौतम गंभीर हेड कोच बनेंगे तो क्या वो गिल से बदला ले सकते हैं? अगर कोई सोच रहा है कि भाई गौतम गंभीर का 7 नंबर से क्या लेना देना, तो भाई लगता है तुमने क्रिकेट हाल ही में देखना शुरू किया है। एक बंदे का रिएक्शन तो भाई सच में बहुत ही कमाल का था, जिसका कहना था कि द्रविड़ के जाने के बाद जो इंडिया में आइस एरा था, बर्फ का एरा था, वो खत्म हो गया है और गंभीर के आने से फायर का एरा शुरू हो गया है। देखो फायर का एरा शुरू हुआ है नहीं हुआ है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन भाई असल फायर तो इस समय लगी हुई है पाकिस्तान में, क्योंकि गंभीर के कोच बनने के बाद जिस टीम की सबसे ज्यादा जली हुई है ना फायर से, मतलब फायर से क्या ऐसी जली हुई है उनकी, और वो भाई पाकिस्तान ही है। क्योंकि गौतम गंभीर जब भाई कुछ नहीं थे वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की लेते रहते थे, और अब जब भाई बंदा खुद ही इंडिया का हेड कोच बन गया है तो सोचो भाई कितनी लेगा। कसम से भाई मैं तो इंतजार ही नहीं कर पा रहा हूं अगले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले के लिए। नहीं वैसे तो देखो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान को आपस में नहीं खेलना चाहिए, लेकिन जब भी चैंपियंस ट्रॉफी होगी या फिर कोई भी आईसी टूर्नामेंट होगा तो भाई मजबूरन इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। अब तो मुझको इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए इंटरेस्ट भी नहीं रहता है, क्योंकि भाई बहुत ही वन साइड मुकाबला होता है। पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही घटिया हो गई है और इंडिया कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी भाई मैं बस ये देखने के लिए थोड़ा सा उत्साहित हूं कि भाई गौतम गंभीर की कोचिंग के अंडर जब इंडियन टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरेगी तो मुझे तो लग रहा है कि भाई इससे पहले कि कोहली रोहित वगैरह कुछ करें, गंभीर जाके 2-4 कुछ झापड़ मारेंगे। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है भाई, तुम लोगों का इस बारे में ऑनेस्ट टेक क्या है? तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में गंभीर के कोच बनने के बाद इंडियन टीम में एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, इंडियन क्रिकेट नई ऊंचाइयों तक जाएगा? जो भी तुम्हारा ऑनेस्टली मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाई तुम्हारे हाथ में होता तो तुम आखिर बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच किसको बनाते? और अगर तुमको लगता है कि नहीं यार गौतम गंभीर नहीं किसी और को हेड कोच होना चाहिए था, तो आखिर तुम यहां पे हेड कोच किसको बनाते? उनका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। लेकिन याद से भाई देखो भूलना नहीं है डिस्क्रिप्शन और पिन कार्ड में दिए हुए लिंक से एक्सपर्ट प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का। भाई इतने एक्सपर्ट बैठ के आपके लिए भाई एक्यूरेट प्रेडिक्शन तैयार कर रहे हैं ताकि आप पैसा कमा सकें एकदम फ्री में। तो जाइए बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, कोई पैसा नहीं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का। व्हाट्सएप पे भी डीएम कर सकते हैं, पर टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर लो, और उसके बाद फिर चाहे व्हाट्सएप पे डीएम कर भी सकते हो, लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फिर देखो पैसा कैसे बरसता है। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।